हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस नए वीडियो में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अब इसके हम ऑलमोस्ट इस चैप्टर को कंप्लीट ही करने वाले हैं। कुछ और बेसिक प्रॉब्लम जो कि बच गया था उसको हम इसमें आगे बस कैरी ऑन करेंगे। तो ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है जो जेईई एडवांस 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो होपफुली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम लाएंगे रे ऑप्टिक्स, यानी कि वेव और रे ऑप्टिक्स। वेव एंड रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में आप हम सब देखेंगे। रे ऑप्टिक्स में वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स दोनों देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे वेव। वेव में आपका आ जाएगा साउंड वेव। तो अब हम 11th वाले टॉपिक पे एक एक करके हम आने का कोशिश करेंगे। अब तक हम 12th पार्ट के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर को कवर कर लिए हैं, जैसा कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और आपका आ जाता है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई, एसी। इसमें सिर्फ आपको मॉडर्न फिजिक्स जो है उसको हम अभी स्किप किया, उसको हम लास्ट में आगे कंटिन्यू कर देंगे। तो और एक और कैपेसिटर। तो अब तक इतना टॉपिक देख लिए हैं और इस सारे बहुत सारे प्रॉब्लम इसका आपको मिल जाएंगे, चाहे बुक आपका हो कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों को हम कवर किए हैं। इलेक्ट्रोस्टैट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, एसी और कैपेसिटर, यानी कि आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और इससे पहले कि हम 11th वाले टॉपिक को स्टार्ट करें, तो उससे पहले हम देखेंगे, जब 11th वाला टॉपिक करेंगे तो उसमें हम एसएचएम, जो कि बहुत वेटेज रखता है, एसएचएम, रोटेशन, ग्रेविटेशन, कॉलिजन, वर्क पावर एनर्जी, वो भी आपका चैप्टर है। तो इसका एसएचएम और रोटेशन, ये भी हम आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो कि कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स से किए हैं। और लास्ट में हम लाएंगे डीसी पांडे और एक और बुक, नया बुक जो कि अभी मार्केट में आया है, पाथफाइंडर। तो इस सारे बुक को हम कवर करते हुए ऑलमोस्ट आपका फिजिक्स का मतलब सारे पार्ट को कवर करेंगे। इसमें रोटेशन और एसएचएम, इसमें हम सारे चीज को अब तक इस बुक से, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस वर्मा का है, उससे हम सारे कवर अप कर चुके हैं। अब कुछ जो पार्ट है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा कि रोटेशन बहुत मेजर चैप्टर है। एसएचएम की बात करें तो एसएचएम, ग्रेविटेशन, कॉलिजन, और उधर आपका आ जाएगा प्रोजेक्टाइल। और बेसिक चैप्टर फिर बचेगा प्रोजेक्टाइल, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी। उसके बाद कॉलिजन की तो बात हम कर ही लिए, रोटेशन, ग्रेविटेशन। तो ये सब चैप्टर करके हम लास्ट में फिर हम आएंगे मॉडर्न फिजिक्स। और उसके बाद आपका ये जो सेशन है जेईई एडवांस 2021 टू 2022, ये आपका ऑलमोस्ट कवर अप हो जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में हम फिर देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें अब ऑलमोस्ट हम सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं, मतलब जो कंसेप्चुअली क्वेश्चन था। अब जो भी क्वेश्चन बेसिक सब बच गया उसको हम जल्दी करते हुए आपको खत्म कर देते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स। होपफुली आपका फिजिक्स का ऑलमोस्ट पार्ट, मतलब समझिए कि 60 पार्ट कवर अप हो चुका है। अब बचा है आपका 12। ये जो 12th पार्ट है ये खुद में ही 55% वेटेज रखता है, और ये जो 11th वाला पार्ट है ये आपका 45% वेटेज रखता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको यहीं से आएंगे। सो इस सीरीज में आपको बहुत सारे क्वेश्चन अब तक किए जा चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैट के, सब जो कि अब तक, यानी कि एक 19
तक तो हम करवा दिए, 2020 और 2021 ये तो आपको अवेलेबल मिल भी जाएगा। तो अब तक जो हम देखें यानी कि 2020, 20 एंड 19 यहाँ तक का सारा प्रॉब्लम अब तक हम किए हैं। और मतलब बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट का हो, कैपेसिटर का हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, फुल मैग्नेटिज्म का एक एक क्वेश्चन जो कि आज तक 2000 से पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता था सारा सब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन था, कोई ऑब्जेक्टिव बेस्ड पहले एग्जाम ही सब्जेक्टिव होता था। तो उन सारी प्रॉब्लम को हम इसमें कवर अप किए हैं, तो वो जाके आप जरूर देखिए, जिससे आपका पूरा मैग्नेटिज्म क्लियर हो जाएगा। पूरा ईएमआई का एक एक क्वेश्चन हम किए हैं, सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ईएमआई का हम स्किप किए हैं। पूरा मैग्नेटिज्म, पूरा ईएमआई, पूरा एसी का भी सारा क्वेश्चन हम किए हैं। जब ईएमआई और एसी दोनों को कंबाइंड करके हम किए थे तो सारे प्रॉब्लम, चाहे आप बुक, ये कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बहुत ही लाजवाब बुक है, उसमें बहुत कंसेप्चुअली यानी कि हर एक कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप उस बुक को जरूर फॉलो करें। और लास्ट में हम डीसी पांडे और पाथ फाइंडर को लाएंगे, लेकिन उससे पहले आप बेसिक कवर कर लीजिए। देखिए, पाथ फाइंडर से पहले आप बेसिक कवर जरूर कर लीजिए, क्योंकि पाथ फाइंडर में जो भी लेवल है थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल है, उसमें हम लास्ट में आएंगे। लेकिन इस बुक को आप जरूर प्रेफर करें, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स और डीसी पांडे, ये आपके लिए फुल पैकेज। इतना जितना भी हम क्वेश्चन बताएं, हर दिन हम कुछ नया नया क्वेश्चन लेके आते हैं, यानी कि पहले क्वेश्चन को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, रिपीट नहीं कर रहे हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन को दो बार बता रहे हैं जिससे आपका टाइम वेस्ट ज्यादा हो, क्योंकि इस एग्जाम में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो हम सारे कंसेप्ट, ऐसा एक भी कंसेप्ट नहीं होगा जो स्किप करेगा आपसे। सो दिस इज वंडरफुल सीरीज फॉर ऑल द जेईई एस्पिरेंट एंड जेईई मेंस नीट एज वेल। तो इसके बारे में बात करें तो ये सारे का हम एक एक क्वेश्चन, चाहे करंट इलेक्ट्रिसिटी का हो, इसके सारे क्वेश्चन हम कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। उसमें भी अगर आप देखें तो सब आईआईटी लेवल, मतलब लेवल का सारा टेंशन आपको नहीं लेना है। कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स में भी लेवल ऑलमोस्ट जेईई के लेवल के बराबर ही क्वेश्चन रहता है, तो वो भी आप जरूर करें। चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैट हो, यानी 12 यानी 55% अब तक हम कवर अप कर चुके हैं। और अब सिर्फ हमको 11th पार्ट करना है, और एसएचएम जो कि इससे हम करवा चुके हैं, रोटेशन जो कि हम पहले करवा चुके हैं। आपका 2-4 चैप्टर बेसिक बचा है, और वो हम करवा के आपको इस चीज को, यानी कि होपफुली ये दिसंबर जो है, दिसंबर लास्ट तक होपफुली कवर अप करते हुए, यानी जनवरी तक आपका लगेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे और जो भी बुक है आपका, चाहे वो डीसी पांडे हो, चाहे वो पाथ फाइंडर हो, इसको हम कवर करते हुए, ताकि आपके जेईई 2022 के पहले, बिफोर 2022 के एग्जाम के 1-2 महीना पहले ही आपका सारा चीज एक एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो हम होपफुली मार्च अप्रैल तक इसको हम खत्म करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद हालांकि ये जनवरी फरवरी तक खत्म हो जाएगा, उसके बाद अलग अलग बुक से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हम करेंगे, जिससे जितने भी पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, जितने भी पॉसिबिलिटी क्वेश्चन के बन सकते हैं, सारे हम कवर कर लेंगे, ताकि एग्जाम से पहले आपका कंसेप्ट क्लियर हो। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, और कंसेप्ट, और दूसरा अप्रोच। हर क्वेश्चन को अलग अलग क्वेश्चन लेंगे, तो अप्रोच सबसे इंपॉर्टेंट है कि नया नया क्वेश्चन को किस टाइप से अप्रोच करें कि हमें टाइम कम लगे एग्जाम में। सो आइए आज के सीरीज में फिर हम देखेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में आप जो भी मतलब क्वेश्चन है बेसिक सारे को इसमें हम कवर अप करते जाएंगे। हीलियम गैस, 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस इन ए रबर balloon at 30 degrees Celsius. The balloon is fully expandable. The balloon is fully expandable and can be assumed to require no energy expansion. The temperature of the gas in the balloon is slowly changed to 25 degrees Celsius. 30 to 35 degrees Celsius. So the gas in the balloon is slowly changed to 35 degrees Celsius. The amount of heat
is required to raising the temperature is nearly। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, इससे हम बहुत सारे टफ क्वेश्चन किए हैं। अब जो बचा हुआ है उसको हम जल्दी मतलब आपको एकदम पूरा मतलब ये सब जो क्वेश्चन है एकदम बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है कि आपको 2 मोल हीलियम गैस है, यानी कि यहाँ पे n का वैल्यू आपको क्या दे दिया हुआ है, n दैट इज इक्वल टू 2 मोल। इसमें क्या दिया हुआ, 2 मोल ऑफ आइडियल हीलियम गैस। हीलियम गैस, अब ध्यान से देखिए, हीलियम गैस दिया है तो हीलियम गैस क्या होगा, मोनोटोमिक होगा। ये क्या है, मोनोटोमिक है या डायोटोमिक है? तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में रहता है तो ये क्या हो गया, डायोटोमिक। लेकिन हीलियम जो होता है ये एक नोबल गैस है, तो ये He के फॉर्म में होता है और ये मोनोटोमिक गैस है। तो हीलियम देने का मतलब है कि ये एक मोनोटोमिक गैस है। सो 2 मोल ऑफ आइडियल गैस मोनोटोमिक हीलियम गैस इन रबर बलून। इसको रबर बलून में रखा है। अब रबर बलून में रखने से किसका क्या मतलब है कि जब रबर बलून जो है वो आइसोलेटेड सिस्टम की तरह वर्क करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम इट मीन्स देयर इज नो हीट ट्रांसफर, यानी हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और बलून होगा तो वो एक्सपेंडेबल भी होगा। सो द बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल, यानी कि उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। द बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल एंड कैन बी assumed टू रिक्वायर नो एनर्जी टू एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपको दे दिया हुआ कि वो एक्सपेंशन के लिए नो एनर्जी टू एक्सपेंड। और तो ये बलून है तो इसको आप आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं कि ये बाहर से हीट नहीं लेगा। अब ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्या, इट कैन बी assumed टू रिक्वायर्ड नो एनर्जी टू एक्सपेंड, यानी कि इसको एक्सपेंड होने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं है। तो यहां से आपको समझ में आ रहा है। तो द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन द बलून इज स्लोली चेंज टू, यानी कि इसका टेम्परेचर जो है 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। अब आपको बताना है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर नियरली। अब ध्यान से देखिए, एक अब तक हम देखे थे कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर यहां से हमको हीट निकालना है तो हीट क्या था, NCB डेल्टा टी। ये कब होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और एक होता है NCP डेल्टा टी, कांस्टेंट प्रेशर पे। ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ये कांस्टेंट प्रेशर पे। तो अब यहां पे हम देखेंगे कि कांस्टेंट प्रेशर वाला चीज है या कांस्टेंट वॉल्यूम वाला। दिया हुआ है कि 2 मोल है और वो हीलियम गैस है, तो हीलियम मोनोटोमिक गैस है। यही हाइड्रोजन रहता तो क्या हो जाता है, डायोटोमिक। हाइड्रोजन जो है H2 के फॉर्म में होता है, तो H2 क्या होता है, ये डायोटोमिक है, 2 एटम एक साथ है। और अगर हीलियम है तो हीलियम मोनोटोमिक है। तो यहां से कहने का कोशिश यही किया है, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस इट मीन्स मोनोटोमिक गैस इन रबर बलून एट 30 डिग्री सेल्सियस। द बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल। मतलब यहां से इस लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बलून जो है फुल्ली एक्सपेंडेबल है, जो कि होता भी है। लेकिन ये लाइन यूज किया है कि कैन बी assumed टू रिक्वायर्ड नो एनर्जी टू एक्सपेंशन। यानी कि वॉल्यूम अगर एक्सपेंडेबल है तो ये तो क्लियर है कि वॉल्यूम चेंज कर सकता है। एक्सपेंडेबल है इट मीन्स वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और यहां पे कह रहा है कि इट कैन बी assumed दैट देयर इज नो एनर्जी टू एक्सपेंशन, यानी कि एक्सपेंशन में हमको एनर्जी देयर इज, यहाँ पे एज्यूम करके आपको चलना है कि एक्सपेंशन में जो है एनर्जी, देयर इज नो एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू एक्सपेंशन।
तो यहां से इसमें है कि हम देख रहे थे कि क्या ये कांस्टेंट, आपसे लास्ट में पूछ रहा है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेजिंग द टेम्परेचर। तो यहां से दो चीज हो सकता है, Q दैट इज इक्वल टू NCV डेल्टा T और Q दैट इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपको दे दिया हुआ कि एक्सपेंडेबल है तो कांस्टेंट वॉल्यूम तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर। और यहां पे ये भी आपको मेंशन है कि एक्सपेंशन में आप एनर्जी का लॉस नहीं करें, यानी कि एक्सपेंशन में एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, यानी कांस्टेंट प्रेशर आपसे ये पूछ रहा है। तो जब भी हम बात करते थे कि जब हीट निकालना होता था तो हीट या तो कांस्टेंट प्रेशर पे होगा या कांस्टेंट वॉल्यूम पे, क्योंकि अगर आप बात कर रहे हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो उसमें तो डेल्टा T 0 हो जाता है, तो उसमें तो Q का सवाल ही नहीं है एनर्जी, उसमें तो सिर्फ वर्क डन होता है। तो यहां से अगर हम बात करें तो वॉल्यूम एक्सपेंडेबल है, यानी वॉल्यूम चेंज हो सकता है। और यहां पे इस लाइन से कैन बी रिक्वायर्ड, कैन बी एज्यूम्ड, यानी कि ये एज्यूम कर सकते हैं आप कि देयर इज नो एनर्जी टू एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंशन में कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, यानी ये कांस्टेंट प्रेशर पे है। और ये जो है यहाँ से अब Q का वैल्यू अब हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, N का वैल्यू आपको 2 दे दिया हुआ है, डेल्टा T का वैल्यू अगर हम निकालें तो इसका चेंज टेम्परेचर जो हो रहा है 30 से 35 हो रहा है, तो डेल्टा T भी निकाल लेंगे। कांस्टेंट प्रेशर पे मोनोएटॉमिक गैस के लिए अगर हम बात करें, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोनोएटॉमिक गैस, तो यहाँ से अब सिंपल ये अब क्वेश्चन हो गया। और ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बलून जो है एक्सपेंडेबल है, यानी कि वॉल्यूम चेंज हो सकता है, लेकिन हमको करना नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें तो वो तो हो नहीं सकता क्योंकि वॉल्यूम चेंज कर रहा है। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट बट इट्स वॉल्यूम इज एक्सपेंडेबल, इट मींस वॉल्यूम इज चेंजेबल। और यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, तो अब हम देखते हैं Q का वैल्यू यानी हीट एनर्जी, वो क्या हो जाएगा, या तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा या तो प्रेशर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CP एंड डेल्टा T। तो N का वैल्यू आपको 2 मोल दे दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिए, मोनोटॉमिक के केस में अगर हम देखें तो मोनोटॉमिक के केस में CP का वैल्यू, तो इसमें हम बोले थे 3, लेकिन 3 इंटू R/2, लेकिन ये होता है CV का वैल्यू, लेकिन आपको चाहिए CP। तो CV और CV में रिलेशन बताए थे कि CP दैट इज इक्वल टू CV प्लस कैपिटल R। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 5R/2। चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर आपका क्या हो गया, दिस वे। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो 35 डिग्री सेल्सियस, और पहले क्या था 30 डिग्री, तो चेंज इन टेम्परेचर यही हो जाएगा 35 to 30। ये आपका आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 5R/2, और ये आपका आ जाएगा 5, यानी 2 इंटू 5R/2। R का वैल्यू हम रखेंगे 8 इंटू 3.1 इंटू 5, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 25 इंटू 8.31। तो यहाँ से आ जाएगा करीब करीब आपका यहाँ से आ जाएगा, तो ये करीब करीब 208 जूल के आसपास आपका आ जाएगा। और यही आपसे पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट हमारा क्या होगा, तो अमाउंट ऑफ हीट, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ से 200 प्लस ही आएगा, तो ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम। और यहाँ से हर एक लाइन जो यहाँ पे हीलियम गैस दिया हुआ है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा हीलियम गैस क्या है, मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, ये आपको सोचना पड़ेगा। और यहाँ पे है कि वॉल्यूम एक्सपेंड कर सकता है, यानी कि CV तो हो नहीं सकता, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम इस केस में नहीं हो सकता। तो क्या देखते हैं कि क्या ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, तो वो उसके लिए ये लाइन है आपका कैन बी एज्यूम्ड, यानी ये एज्यूम आप कर सकते हैं कि रिक्वायर्ड नो एनर्जी टू एक्सपेंशन, यानी कि उसके एक्सपेंशन में एनर्जी नहीं है। अब ध्यान से देखिए, अगर प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो उसका वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा,
तो दो ही चीज हो सकता था, एक तो पहले आपको बोल दिया है कि बलून इज फुल्ली एक्सपेंडेबल, यानी वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यानी सीवी का केस एब्सोल्युटली नहीं होगा। और उसके बाद कह रहा है कि ये आप एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें एक्सपेंशन में हम एनर्जी को वेस्ट नहीं, देयर इज इट इज एज्यूम टू रिक्वायर नो एनर्जी टू एक्सपेंशन, यानी एक्सपेंड भी नहीं कर रहा है, यानी प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर इज कांस्टेंट, तभी तो एक्सपेंशन नहीं होगा ना, देयर इज नो एनर्जी, यानी एनर्जी उसमें हम कन्वर्ट नहीं टू एक्सपेंशन। तो ये आप एज्यूम कर सकते हैं, इट मीन्स दिस इज preferable for this particular situation, that is a ncp delta t. So n, that is 2 cp, monatomic, it means 3 cv, but cp is cv plus r, so let's find that is 5r by 2, and delta e r, delta t, that is 5 r, that's value, and you will get the value 208 joule. So this is your required answer. So hopefully, and this time the question is at the process that is adiabatic process. तो ये भी क्वेश्चन बहुत बेसिक है और इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। तो ये जो क्वेश्चन है जेईई एडवांस 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें दिया हुआ है कि 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस, एग्जैक्टली वही सेम एज बिफोर, हीलियम गैस दैट इज मोनोटोमिक। तो अब फिर से हमको नहीं बताना पड़ेगा, आपको बात समझ में आ गई। 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस एट एसटीपी इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड, एसटीपी यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, दैट इज एसटीपी। एसटीपी रहे यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है वही। तो यहां पे आपको दिया हुआ है कि 5.6 लीटर of helium gas at STP, a standard temperature and pressure, so this is STP is adiabatically, यानी कि प्रोसेस कौन सा है आपका, adiabatically, यानी कि adiabatic प्रोसेस है। प्रोसेस है आपका एडियाबेटिक। सो 5.6 लीटर इसको कंप्रेस्ड करके हमको कहां तक ले जाना है, 0.7 लीटर तक। सो टेकिंग इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1, और आपको क्या निकालना है, वही वर्क डन इन दिस प्रोसेस। तो आपको बताना है कि इसमें वर्क डन क्या होगा। तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि जब प्रोसेस आइडियाबेटिक हो तो उसमें हम क्या क्या देखते हैं, और वर्क डन के लिए उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन दैट इज P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। P2 P1 V1 इस टाइप के फॉर्मूला से हम इसका वर्क डन निकालेंगे। तो पहले हम करें स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि ये जो है सब चीज हम बात कर रहे हैं एसटीपी पे। तो जैसा कि ये आइडियल गैस है, तो आइडियल गैस है इट मींस पीवी बराबर nRT। तो P2V2 का चेंज आप रखिए तो ये आपका वर्क डन आएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो आइडियाबेटिक प्रोसेस में हम दो चीज देखे थे, एक तो पीवी के पावर गामा दैट इज कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम में, और एग्जैक्टली फिर आपका है हीलियम गैस। हीलियम गैस है इट मींस ये कौन सा है, अभी हम बात किए थे हीलियम गैस मोनोटोमिक गैस होता है, मोनोटोमिक गैस। तो इसमें अगर हम देखें तो CV का वैल्यू, CV यानी कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करें, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो 3 × R/2, और CP कांस्टेंट प्रेशर की बात करें तो इसका वैल्यू हो जाता है आपका 5 × R/2।
तो ये आपका है। और यहाँ से अगर हम गामा का वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5/3, R/2 कैंसिल हो जाएगा। तो एक तो आप P2 V2 वहां से हम निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो STP पे अगर बात करें तो आपका वॉल्यूम दे दिया हुआ है, यानी कि V1 का वैल्यू आपका दे दिया 5.6 लीटर और V2 यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो है वो आपको दे दिया 0.7 लीटर, यानी मतलब वॉल्यूम आपको इस बार दे दिया हुआ है। और प्रोसेस आइडियाबेटिक है। और एक और चीज दे दिया हुआ है कि टेम्परेचर इनिशियल जो है वो T1 है। तो अगर इनिशियल टेम्परेचर T1 है तो फाइनल टेम्परेचर को हम T2 ले लेते हैं अगेन। तो एक और रिलेशन हम बताए थे आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, एक तो P V का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट और दूसरा T V का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। तो ध्यान से देखिए, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, क्या क्या जो दिया हुआ है उसी से हमको इंफॉर्मेशन निकालना है। वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम 5.6 लीटर, फाइनल वॉल्यूम 0.7 लीटर, यानी कि अगर हम P1 की बात करें यानी V1 की बात करें, यानी कि इनिशियल जो वॉल्यूम है वो आपका कितना दिया हुआ है 5.6 लीटर, फाइनल वॉल्यूम दैट इज 0.7 लीटर, इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1 और इनिशियल और अब फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाएगा दैट इज एग्जैक्टली T2। तो इस रिलेशन से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेते हैं और CB और CP के हेल्प से हम गामा निकाल लिए। तो गामा क्या हो जाएगा, फॉर मोनोटॉमिक के केस में हम बात करते हैं 3R/2, तो CB का वैल्यू और CP जो होता है वो CB प्लस कैपिटल R, तो यहाँ से CP का वैल्यू निकालिएगा तो 5R/2 आ जाएगा। और यहाँ से गामा का वैल्यू, तो गामा क्या होता है CP/CV, तो CP/CV करेंगे तो यहाँ से 5/3 आ जाएगा। सो गामा का वैल्यू आपका आ गया। गामा क्या है, आइडियाबेटिक कांस्टेंट भी आप इसको कह सकते हैं। सो गामा का वैल्यू आपका आ गया 5/3। अब ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को यूज करके हम फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, क्योंकि आपको क्या दिया हुआ है, इनिशियल टेम्परेचर आपको दिया हुआ है। तो यहाँ इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फाइनल टेम्परेचर। सो बी यूजिंग दिस रिजल्ट आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, और आपको वॉल्यूम कुछ ऐसा दिया हुआ है। और STP पे वॉल्यूम जो होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम होता है गैस का, वो कितना होता है एट STP 22.4 लीटर। तो उसके हेल्प से अगर हम STP की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन आपको STP में दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम वॉल्यूम को डिवाइड करें तो ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम की अगर बात करें तो ये आपका आ जाएगा V1। तो V1 आपका दिया हुआ है 5.6, तो ये STP पे है, तो STP पे 22.4, तो ये आपका आ जाएगा, ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/4 आ जाएगा। सो V1 1/4 आए एग्जैक्टली। V2 अगर हम निकालें तो 0.7 इंटू 24.4, तो ये आपका हो जाएगा, इसको भी कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 इंटू 2 1/32। तो ध्यान से देखिए, वॉल्यूम को STP पे बात कर रहे हैं, तो V1 का वैल्यू इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे STP पे, तो ये क्या हो जाएगा 1/4, यानी V1 जो आपका आ गया 1/4, लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका V1 1/4 लीटर STP पे आ गया। और V2 का वैल्यू आपका क्या आ गया 1/32, 1/32। अब इसके हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, फाइनल टेम्परेचर, और फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे। तो क्योंकि ये जो है ये कौन सा है, आइडियल गैस इक्वेशन है, तो P2 V2 यानी कि प्रेशर का जो चेंज आ जाएगा, यानी कि P2 V2 माइनस P1 V1, ये क्या हो जाएगा NR
डेल्टा टी के बराबर हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू हम क्या लिख देंगे, एन आर डेल्टा टी। इसको हम रिप्लेस कर देंगे क्योंकि ये जो है आइडियल गैस इक्वेशन है, सो इट फॉलो इट्स आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज P2V2 माइनस P1V1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू nRT2। तो यहां से पहले हम क्या निकाल लेंगे, इनिशियल टेम्परेचर हमारा T1 है, तो पहले हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1, इनिशियल वॉल्यूम को हम V1 ले लेते हैं, इसका पावर 1 माइनस गामा एग्जैक्टली। फाइनल वॉल्यूम जो है उसको हम T2 ले लेते हैं, इट्स T2। फाइनल वॉल्यूम जो है वो V2 है, इसका पावर भी हो जाएगा 1 माइनस गामा। तो यहां से T2 का वैल्यू आ जाएगा आपका, सो T1 को T1 ही रखे, ये आपका आ जाएगा V1 बाई V2 का पावर 1 माइनस गामा। तो इसके हेल्प से अगर हम बात करें तो आपका आ जाएगा क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दैट इज T, V का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता है। तो यहां से हम लिखेंगे इनिशियल टेम्परेचर T1, इनिशियल वॉल्यूम V1, उसके पावर 1 माइनस गामा दैट इज इक्वल टू फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर को हम क्या ले लिए, इनिशियल अगर T1 है तो फाइनल क्या हो जाएगा, वो आपका T2 हो जाएगा। तो यहां से T2 V2 1 माइनस गामा, तो यहां से आपका आ जाएगा T2 का वैल्यू आपका आ जाएगा T1 इंटू V1 बाई V2 का पावर 1 माइनस गामा। तो यहां से हम क्या कर लिए, ये V1 इधर आ गया है, T2 वहीं रह जाएगा और यहाँ पे T1 इंटू V1 बाई। अब ध्यान से देखिए V1 और V2, तो V1 जो है 1/4 है, T1 यानी कि ये 1/4 एग्जैक्टली, ये आपका 1/32 है, इसका पावर 1 बाई गामा, और गामा का वैल्यू आपका आ गया था 5/3, तो 1 माइनस 5/3। तो यहां से आपका आ जाएगा, तो यहां से T1 इंटू, अब इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका 4 से 1/8 आ जाएगा, तो 8 ऊपर चला जाएगा, तो 8 का पावर यहां से हो जाएगा 1 माइनस 5/3 दैट इज 2/3। तो यहां से अगर इसको हम इजी करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, T1, इसको इजी करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा 1/4 डिवाइडेड बाय 1/32, इसका पावर क्या हो जाएगा 1 माइनस 5/3, ये आपका T2 यानी कि फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2। सो T1 और यहां से आपका आ जाएगा 8, सो 8 का पावर 2/3, तो यहां से आपका आ जाएगा, इसका वैल्यू सिंपली हो जाएगा 1/3 करेंगे तो 2 का स्क्वायर, तो दैट इज 4, यानी 4T1, यानी कि फाइनल टेम्परेचर यानी T2 का वैल्यू यहां से हमारा आ गया 4T1। हो गया, काम हो गया। यहां से हम निकाल लेंगे अब वर्क डन। तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिजल्ट बी, अब हम निकाल लेंगे वहां से वर्क डन। अब वही बचा है NR, अब मोनोटोमिक है तो आपको कितना मोल दे दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से आपको दे दिया 1 मोल। अगर यहाँ से 1 मोल की बात कर रहा है तो NR क्या हो जाएगा मोनोटोमिक के केस में, तो मोनोटोमिक के केस में R का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3/2R, तो ये आपका CV हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन अब आपका निकल जाएगा, वर्क डन तो होता क्या है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। इसको हम लिख सकते हैं आइडियल गैस के हेल्प से, P2V2 को क्या लिख सकते हैं NR डेल्टा टी, NR डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर जो होता है वो इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स है, यानी टेम्परेचर का जो चेंज है 4T1 माइनस T1 डिवाइडेड बाय गामा, गामा का वैल्यू 5/3 माइनस 1। तो यहाँ से आपका आ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ से n का वैल्यू n रखें
आर का वैल्यू आर रखें और टेम्परेचर यहाँ से 3 और यहाँ इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/3। तो यहाँ से 2/3 तो ऊपर चला जाएगा 3, यहाँ नीचे बचेगा 2, तो ये आपका आ जाएगा 9/2 NR। सो यही आपका वर्क डन होगा। सो रिक्वायर्ड आंसर यानी कि वर्क डन आपसे पूछे आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए तो क्या होता है, ये होता है। और आइडियल गैस इक्वेशन था तो आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर nRT लगाएंगे, तो P2V2 के जगह पे हम क्या ट्रांसफर कर सकते हैं NR डेल्टा T यानी कि चेंज इन टेम्परेचर, और इसके हेल्प से TV का पावर 1 माइनस गामा दैट इज कांस्टेंट। दो रिलेशन होता है, एक तो PV का पावर गामा दैट इज कांस्टेंट और एक TV का पावर 1 माइनस गामा ये भी कांस्टेंट होता है। तो इनिशियल टेम्परेचर दैट इज T1, इनिशियल वॉल्यूम दैट इज V1, फाइनल टेम्परेचर दैट इज T2, फाइनल वॉल्यूम दैट इज V2 एट STP के लिए क्या किए, इस 5.6 लीटर और ये 0.7 लीटर को पहले हम STP यानी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कन्वर्ट किए, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वॉल्यूम होता क्या है, होता है 22.4 लीटर। तो उसके हेल्प से बात कर रहे हैं हम STP पे, तो पहले हम STP पे तो इसको डिवाइड कर देंगे किससे, सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे होता है 22.4 लीटर, तो इसके हेल्प से हम डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका क्या आ जाएगा 1.4, किसके STP पे इतना होगा, और एग्जैक्टली V2 कितना दिया हुआ था 0.7, तो इसको करेंगे तो 1/32 एट STP आया। अब इसके हेल्प से इनिशियल वॉल्यूम आपको पता है क्या है, एक 1/4 आया और फाइनल वॉल्यूम 1/32 आया। इसके हेल्प से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लिए, और फाइनल टेम्परेचर जो आया इनिशियल टेम्परेचर का 4 टाइम्स था। तो क्या किए, चेंज इन टेम्परेचर में इसके जगह पे हम डेल्टा RT लिखें, तो यहाँ पे हम ये लिखें तो फाइनल टेम्परेचर 4 टाइम्स था तो 3 आ गया, और यहाँ से 2/3 तो 2/3 2 यहीं रहेगा और 3 क्या ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ 9/2 बच जाएगा NR। और ध्यान से देखिए मोनोटोमिक है तो CV का वैल्यू क्या हो जाएगा 3R, तो यहाँ से हम 3R/2 लिख सकते हैं। सो 9R/2 N को N रखें और यहाँ से हम क्या लिख देंगे 3R/2। तो ध्यान से देखिए ये आपका आ जाएगा 27/4 N। तो इसको अगर और थोड़ा सा अधिक करें तो ये N का वैल्यू हम क्या रख देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 27, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3R/2 से, R के जगह पे 3R/2 लिखेंगे तो ये 27, तो ये आपका आ जाएगा 27/4 N। तो ये आपका आ गया वर्क डन फॉर आइडियाबेटिक प्रोसेस। तो एक तो PV का पावर कांस्टेंट होता है बट T, तो यहाँ से हम फाइनल टेम्परेचर निकाल लिए, फाइनल टेम्परेचर DT यहाँ पे 3 आ गया। अब ये आपका, सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज बेस्ड ऑन आइडियाबेटिक प्रोसेस एट STP सिंपल, या पे इसको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या सिंपल टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इस पे बात करें तो सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम होता कितना है, तो 22.4 लीटर। सो दिस इज गुड प्रॉब्लम विच इज आस्क्ड इन GE 2011 पूछा गया। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और पहले तो क्वेश्चन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता था, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में आपका ग्राफ दिया हुआ है, 2 मोल ऑफ अगेन हीलियम gas. So 2 mole of a helium gas undergoes a cyclic process assuming gas is ideal. तो आपको निकालना है फर्स्ट वाले में कि नेट चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड वाले में आपसे पूछा है कि नेट वर्क डन, और थर्ड वाले में पूछा है कि नेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यानी क्या क्या पूछा है, फर्स्ट वाला आपसे पूछा है कि नेट चेंज इन हीट टेम्परेचर, सेकेंड वाले में आपसे वर्क डन पूछा है, और लास्ट वाले में चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा U पूछा है, डेल्टा W पूछा है, और उसके बाद Q पूछा है, यानी कि कितना हीट टेम्परेचर। आप बताइए कि चेंज इन हीट टेम्परेचर, यानी कि एक बार आप तो Q यानी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स,
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जैसा कि हम बताए थे, Q दैट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर एंड डेल्टा W। तो यानी हर चीज आपसे पूछा है, डेल्टा U पूछा है, वर्क डन पूछा है, यानी कि ऑलमोस्ट आपसे सारी इंफॉर्मेशन। और ये जो है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, इट कंटेन 8 मार्क्स। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अब ध्यान से देखिए प्रोसेस है क्या। अब जब हम ए से बी की बात करें तो प्रेशर कांस्टेंट है, यानी कि ए जो है आपका आइसोबेरिक प्रोसेस है। अब इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट है, यानी कि आइसोथर्मल प्रोसेस है। एग्जैक्टली ये अगर आइसोथर्मल है तो ये भी आपका आइसोथर्मल ही होगा। ये अगर आइसोबेरिक है तो ये भी आपका आइसोबेरिक, यानी कि प्रेशर की अगर बात करें, यानी कि दो प्रोसेस आपको मिल गया है। एक तो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस, तो आइसोथर्मल के लिए बात करें और दूसरा आइसोबेरिक के लिए। तो आइसोबेरिक में क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट है तो उसके लिए अगर हम वर्क, यानी कि सबके लिए आपसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए, क्यू बताइए, डेल्टा डब्ल्यू बताइए। तो एक एक करके, यानी कि प्रोसेस एक आइसोथर्मल है और दूसरा आपका कौन सा है, आइसोबेरिक प्रोसेस, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। तो उसके लिए हम कहते हैं डेल्टा यू। अब ध्यान से देखिए, डेल्टा यू के बारे में हम बताए थे कि डेल्टा यू जो है यानी कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो